इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम दिल्ली के प्रेसिडेंट कलीमुल हफीज़ साहब। हम उनसे बात करेंगे कि सीए जो कानून है उसको सरकार क्यों वापस नहीं ले रही है, जबकि 3 कृषि कानून को वापस लिया। और अभी एमआईएम के प्रेसिडेंट और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा ये ऐलान किया है कि अगर सरकार कानून को वापस नहीं लेती तो फिर हम सड़कों को जाम कर देंगे। आइए जानते हैं कि क्या मंसूबा है, किस तरीके से इस मसले को उठाया जाएगा। 2 साल हो गए पूरी तहरीक शाहीन बाग को, हर जगह फिर से उसका जश्न भी मनाया जा रहा है, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और आज जब हमने बात की तो उसमें वाज़े तौर पर लोगों ने ये कहा कि तहरीक बज़ाहिर जो है वो रुकी हुई है लेकिन अंदर तहरीक जारी है। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं उन तहरीक के मुजाहिदों को, ख़ासतौर से ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस मगरूर हुकूमत के ख़िलाफ़ और ऐसा जो इंसानियत के ख़िलाफ़ कानून आया, ख़ास तौर से हिंदुस्तानी आइन की रूह के ख़िलाफ़ जो कानून आया सीए, उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया, और एहतजाज सिर्फ इस लेवल पे नहीं किया कि सिर्फ मुल्क की कैपिटल सिटी में किया हो, पूरे मुल्क में हर इलाक़ों में हुआ और उसको पूरी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया। तो ऐसा कामयाब एहतजाज की आज दूसरी बरसी है, तो हमारी तरफ से उन सबको मुबारकबाद। दूसरी बात, जब 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए ये बात कही कि हम और हमारी सरकार किसानों को तीनों कृषि कानून की फ़ायदे नहीं बता पाई, समझा पाई, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं जनता से और किसानों से और हम इसको वापस लेते हैं। उसी वक्त कुछ ही मिनट के बाद फ़ौरन हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसे ट्वीट किया और उस ट्वीट में वाज़े किया कि सरकार का, चूँकि अब तक इसको ये गलतफहमी थी, इतनी मगरूर थी या गुरूर में चूर थी कि ये अब तक इसने ये अपना एक औरा बनाया हुआ था कि किसी भी मुद्दे पे ये पीछे नहीं हटती है। लेकिन किसान बिल पे ये पीछे हटी, माफ़ी मांग के इसने कानून वापस लिए। तो हमारा मुतालबा ये है कि सीए जो कानून है, जो हिंदुस्तानी शहरियों को मज़हब की बुनियाद पर तकसीम करता है, उसको भी फ़ौरन वापस लिया जाना चाहिए। और उसी के बाद फिर 2 दिन के बाद रैली हुई बाराबंकी में, वहाँ पे भी बैरिस्टर साहब ने यही कहा कि हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से वो किसानों के कानून को किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हुए, इसी तरीके से सीए के कानून को भी वो आज तक मुसलमानों को कन्विंस नहीं कर पाए, पूरे देश को कन्विंस नहीं कर पाए, लिहाजा वापस ले लेना चाहिए। देखिए, सरकार ने किसानों को तो समझाने की कोशिश की, क्योंकि 11 मीटिंगें की, बार बार बातचीत की, बड़ा ऑफ़र दिया, इल्ज़ाम भी आयद किए लेकिन बातचीत भी की, लेकिन मुसलमानों से एक बार भी बात किसी ने नहीं की। तो मुसलमानों को तो समझाने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने हिंदुओं को समझाने की कोशिश की। तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि मुसलमानों को, कैसे ये बात आप कहेंगे? देखिए, किसानों के बिल में भी उन्होंने हिंदुओं को ये समझाने की कोशिश की थी कि ये किसान जो है खालिस्तानी है, ये किसान आतंकवादी हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने लाल किले की या दिल्ली की रैली में ही बात झूठ बोली थी कि हम एनआरसी नहीं लागू करने जा रहे हैं, कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बन रहा है। लेकिन उसके बाद फिर वो सीए कानून भी लाए और एनआरसी और एनपीआर की बैकडोर से तैयारियां भी चल रही थी। वो तो ये एहतजाज इतना बड़ा हुआ और इसकी पूरी दुनिया में मजम्मत हुई, हिंदुस्तान के हर कोने में मजम्मत हुई, इसलिए सरकार बैकफुट पे गई। आज तक सीए के उसने रूल फ्रेम नहीं किए। दूसरी बात, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, उनकी जो अपनी सहयोगी पार्टी है मेघालय में, जो उसकी लेडी हैं अगाथा, उन्होंने भी इसका भरपूर इसकी मुखालफत की। उसके अलावा आसाम में इसकी मुखालफत हुई, उसके अलावा नागालैंड में इसकी मुखालफत हुई, और न सिर्फ वो फेल हुए बंगाल में, जिसके लिए ये सीए लाए थे। बंगाल में जो बतुआ कम्युनिटी है, जिसकी वजह से सीए उसको रिलीफ दे रहा था, उनको शहरियत दे रहा था, है तो वो लोग बांग्लादेश से, लेकिन सीए के थ्रू उनको हिंदुस्तानी शहरियत मिल सकती थी। उस कम्युनिटी ने भी इस बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए ये हर तरीके से जो इनके हरवे थे उसमें फेल हो गए हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये कानून वापस लें। अगर वापस नहीं लेंगे तो हमारा ये मुतालबा है कि हम
अगर सरकार ने वापस नहीं लिया तो हम सड़कों को जाम करेंगे और वही शाहीन बाग जैसे पहले बने थे फिर बनेंगे। देखिए, ये ऐलान बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब ने ट्वीट किया कि हम सड़कों को जाम करेंगे, ये कहा जाने लगा, जो सेकुलर जमातें हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, कि ये वक्त नहीं है, ये तो पोलराइजेशन की सियासत है और ओवैसी साहब ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए फिर से सीए का मामला उठा रहे हैं। ये बात जो है, तो क्या वाकई ऐसा है? क्या ओवैसी साहब जो इलेक्शन होने हैं उसमें पोलराइजेशन कोई पॉलिटिक्स है? देखिए, ये वो लोग कह रहे थे जिनको सियासत की सीन नहीं आती, दूसरा उनकी कोई फॉलोइंगशिप नहीं है, वो जानते भी नहीं है कि इस वक्त क्या मुद्दे उठाए जाते हैं, या यूं कहिए सियासत में टाइमिंग ही इंपॉर्टेंट होती है। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जिगरा, उन्हीं की बसीरत और उन्हीं का विजन था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के किसानों के बिल पे माफ़ी मांगने के विद इन फ्यू मिनट ट्वीट कर दिया। यही तो टाइमिंग है। दूसरी बात, कौमों की ज़िंदगी है, ये कौमों के मुस्तकबिल डर और खौफ से तय नहीं होते हैं, उनके मुस्तकबिल आपकी हिम्मत और जुर्रत से होते हैं। अगर आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात कह सकें और सिर्फ आप अपने घर में बैठ के मसलियत पसंदी से अपनी बुज़दिली को आप लिवादा पहनाते रहें, यही तो 70 साल में हुआ। ये जो जमातें हैं वो किसी मसले का तो हल पेश कर नहीं पाई, सिर्फ मसलहत का लिवादा ओढ़ करके अपनी बुज़दिली को छुपाती रहीं। तो आज तक हमारे कोई मसाइल हल नहीं हुए। वो किसानों से आप सीखिए, उन्होंने तहरीक शाहीन बाग की ख़वातीन से ली, लेकिन जब वो चल पड़े तो फिर पीछे नहीं हटे। उन्होंने नहीं देखी कौन सी टाइमिंग, कैसी टाइमिंग, चाहे सर्दी आई, बरसात आया, जाड़ आया, गर्मी आया, वो जम गए और जब तक वापस नहीं ले गए तब तक उन्होंने अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटे। यही हमें देखना है। हमें भूल जाना चाहिए कि किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। हमें सबसे पहले अपना और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को अपने सामने रखना चाहिए और वो डिसीज़न जो चाहे कितना ही कड़वा हो आपको लेना ही होगा। और एक और बात बता दूँ, जब कल जामिया पे अटैक की बरसी थी दूसरी, तो कोई नहीं निकल कर आया। MIM की जो शाहीन बाग की यूनिट है वो जामिया गई और जामिया में जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। और मेरे साथ जो मेरे मजलिस के साथी थे वो पूरे दिन बंद रहे और हम इधर से उधर उसकी कोशिश करते रहे, कहाँ है, पता चला कालकाजी पुलिस स्टेशन में है। हमने जब धमकी दी SHO को और DCP को, अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम पूरी थाने का घेराव कर लेंगे, तो शाम को 6 बजे जाकर उन्होंने छोड़ा। तो सवाल ये है, खाली बाइट देना या इंटरव्यू देना नहीं है। हमने बाकायदा कल प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट, हम अकेले प्रोटेस्टर थे, ये भी बता दें आपको, हम अकेले प्रोटेस्टर थे और हम ही अरेस्ट हुए और हम अरेस्ट होने के बाद शाम को फिर हमारे बच्चे रिलीज़ हुए। तो सवाल ये है कि अगर हम अपने मुद्दों को अपनी कौम की फलाह और बहबूद के लिए अगर सड़कों पे नहीं लड़ेंगे तो ये जालिम सरकारें हमारे ऊपर अपना जुल्म और बढ़ा देंगी। और दूसरी बात, जो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर रैली में कहते हैं कि मुसलमानों, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस मुल्क की खूबसूरती जो इसकी जमहूरियत है और जमहूरियत की जान जो आइन है वो अभी ज़िंदा है। जब तक वो ज़िंदा है उसकी हिफाजत के लिए भी हमें अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम कुर्बानी देंगे। और CAA कानून को वापस कराना गोया अपने हिंदुस्तानी आइन की हिफाजत करना है। नहीं, हुकूमत तो समझाने से रही CAA मुसलमानों को, लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी, क्या MIM जो है वो कैसे समझाएगी कि CAA क्या है? देखिए, CAA क्या है ये हिंदुस्तान की आवाम सब जानती है। एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, एक हमारा नौजवान सब जानते हैं कि CAA क्या है। क्योंकि CAA को जब आप NRC और NPR से जब जोड़कर देखते हैं तब इसका पता चलता है असल नुकसान क्या है। सच ये है कि जिस तरह से आसाम में हुआ कि जिस तरह वो NRC लाए थे किसी और मकसद से, जब NRC हुई और वहाँ पे 20 लाख में सिर्फ 3.5 लाख ही मुस्लिम थे, बाकी सब गैर मुस्लिम थे, तो इनको वो उल्टा पड़ गया। उसको नलीफाई करने के लिए पे CAA लाए। CAA के थ्रू उन्होंने वेस्ट बंगाल को टारगेट किया। उन्होंने उनको समझाया कि देखो, हम ऐसा कानून ले आए हैं कि जो लोग भी बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से गैर मुसलमानों के अलावा किसी भी मज़हब के हैं, उनको हम शहरियत दे देंगे। और यही करके उन्होंने बतुआ कम्युनिटी जो वेस्ट बंगाल की टारगेट की, लेकिन वहाँ भी फंस गए। उसकी वजह ये है कि इतना आसान नहीं है। आपने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए, आपको आखिर हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ नहीं हुआ। अब वहाँ पे NRC चूँकि लागू कर दी और CAA भी लागू कर दिया तो गैर मुस्लिमों को तो आसाम में ये शहरियत दे सकते हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं उनको वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और फिर उसमें पता नहीं कितने साल लगेंगे, तब जाकर उनकी शहरियत का फैसला होगा। इसी तरीके से आप तसव्वुर कीजिए कि अगर पूरे मुल्क में NRC लागू कर दी जाए,
पहली बात तो गरीब और अनपढ़ और ओबीसी और दलित बेचारा कहाँ से अपना डॉक्यूमेंट लाएगा और साबित करेगा कि साहब मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ। चलिए अगर सब ने साबित कर दिया, उसमें मिसाल के तौर पे 140 करोड़ में 20 करोड़ लोग ऐसे रह गए कि साहब इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। 20 करोड़ में 5 करोड़ मुसलमान हैं, 15 करोड़ नॉन मुस्लिम हैं, तो 15 करोड़ को तो वो अपने सीए कानून के तहत शहरियत दे देंगे। 5 करोड़ मुसलमान फिर भटकेगा और वो अपनी शहरियत साबित करने के लिए फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाएगा और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा और कितना परेशान होगा। उसके बाद भी आप मुझे बताइए, अगर ये साबित भी कर दें कि वो हिंदुस्तानी नहीं है 5 करोड़ मुसलमान, तो इसे कहाँ फेंकेंगे उस 5 करोड़ को। तो एक ऐसा कानून जो मुल्क की जड़ें खोखली करता हो, इंसानियत का दुश्मन हो और आइन की रूह, यानी रूह आइन की ये है आर्टिकल 14-15 में कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो हिंदुस्तानी शहरियों को मज़हब की बुनियाद पर बांटता हो, और आपने बाकायदा ऐसा कानून बना दिया जो मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर उनमें तफरीक करता है। तो एक तो कानून के ख़िलाफ़, दूसरा ये कि ये पूरी एक्सरसाइज से आपको कुछ मिलना नहीं है सिवाय सिर्फ इस बात के कि आपको एक सैडिस्टिक प्लेजर है कि अगर मुसलमान परेशान होगा तो आप खुश होंगे। तो लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करता है और उससे ज़्यादा वो अपनी नस्ल को और अपने मुस्तकबिल को बचाना जानता है, और फिर दोबारा से सड़कों पर उतर आएगा, फिर दोबारा से वो अपनी डिमांड उठाएगा, चाहे सरकार किसी मुगालते में हो। और आखिरी बात ये कि सरकार का जो गुरूर था वो हमारे किसान भाइयों ने चूर चूर कर दिया। अब इस सरकार की हिम्मत नहीं है कि ये सीए के रूल फ्रेम कर पाए, न इसकी हिम्मत है कि ये एनआरसी ला पाए, और फिर भी अगर इसने हिम्मत की तो उसका मुकाबला मजलिस और पूरा हिंदुस्तान की आवाम करेगी इंशाअल्लाह। तो ये थे MIM दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज़ साहब, जिन्होंने बड़े वादे अंदाज में कहा कि अगर सरकार वापस नहीं लेती कानून और इसको नाफिज करने की कोशिश करती है तो मजलिस सड़कों पर उतरेगी और हिंदुस्तान के लोग सड़कों पर उतरेंगे और ये फ़ैसला हुकूमत का गलत साबित होगा। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी, MMC न्यूज़।